बच्चों के स्कूल खोलना संभव नहीं है, क्योंकि माइल्ड मैट्रिक कैटेगरी के लोगों को सामान्य विद्यालयों में किया जा सकता है। अभी मैंने सर्व शिक्षा अभियान की मीटिंग में मुद्दा उठाया कि RTE एक्ट हैज कम नाउ। दिस इज ए ग्रेट थिंग कि RTE एक्ट में बात हो रही है गरीब बच्चों की। मैंने झालानी साहब से इस बारे में चर्चा की। RTE एक्ट में गरीब बच्चों के अंतर्गत की निःशक्त बच्चों की 25% में निःशक्त बच्चे भी हैं। हमारे भोपाल में किन स्कूल है, हमारे भोपाल में सेंट जॉन स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, इंदौर में भी ऐसा है, हर जगह प्राइवेट स्कूल है। क्यों नहीं एक ब्लाइंड बच्चा कैंपेन स्कूल में जाता है? क्यों नहीं एक मूकबधिर हियरिंग इंपेयर्ड स्टूडेंट वहां पर जाता है सेंट जॉन स्कूल में? यहाँ कहीं हम लैकिंग। दिवाकर का नाम सबने सुना होगा, ब्लाइंड सिंगर, उसने DPS felt honored, दिल्ली पब्लिक स्कूल felt honored in giving admission to him। और एडमिशन के बाद की बात है, उन्होंने उसको ब्रांड एम्बेसडर बना लिया अपने स्कूल का। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को पल्स पोलियो में इसमें जोड़ लेते हैं, जैसे दिवाकर हैज बिकम, तो DPS की पब्लिसिटी हो रही है हर जगह कि ही इज अ स्टूडेंट ऑफ DPS। तो ऐसा हमको माहौल, कानून से हम प्राइवेट स्कूल्स को डराते नहीं, आपको एडमिशन देना होगा। स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, इस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्वालिफिकेशन ये है कि उनके माँ बाप ऐसे वाले तो बड़े स्कूल में अफोर्ड कर लेते हैं। तो हम वहीं से वो लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि ऑलरेडी यू हैव गिवन एडमिशन। हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर कहेंगे कि सब थोड़ा सा आगे। हमें ऐसे माहौल में सब बोली लगाने लगते हैं, 2 ब्लाइंड बच्चे हमको चाहिए, 1 मूकबधिर हमको चाहिए। That is the success of inclusive education and the integrated education। ये एक्सेप्टेंस कब आएगी? जब जागरूकता फैलाई जाएगी। अभी स्पर्श अभियान is something which is touching everyone, but अभी भी हम फिगर्स, वहां पर भी फिगर्स का दिक्कत है कि बच्चे कितने करना है, तभी भारत सरकार पैसा देगी। तो हम ये सोचते एजुकेशन पोर्टल और स्पर्श अभियान को क्लब क्यों ना कर दें, क्लब करके एक डाटाबेस तैयार करें। और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सामाजिक न्याय इज हैविंग ऑन वेबसाइट। अभी वेबसाइट होने से लोगों की जानकारी होगी, उस पे सर्वे ये वो बहुत सारी चीजें। अभी कुछ डॉक्टर्स सर्टिफिकेट नहीं बनाते। देखिए, हम आप लोग कई लोग सहमत होंगे इस बात से कि विकलांग बच्चों के कैंप लगते हैं और कई डॉक्टर मना कर देते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनाने से। साहब ये तो हर बार बनाने आ जाते हैं, या तो ये बोल देंगे ये बोल देंगे कि साहब हैंडीकैप बहुत परेशान कर रहा है हमको, और वो अल्टीमेटली बेचारा डिसेबल्ड व्यक्ति, ये बहुत परेशानी। और सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बताऊं, IQ टेस्ट की होती है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है। और साइकोलॉजिस्ट सरकार ने कहा कि आज से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी पूरा फैसिलिटी है। तो वो देख के हमको लगता है इन सब चीजों को बहुत जरूरत है, लेकिन एक दिए की बजाय बहुत सारे दिए हमको जलाने होंगे। और मैं आप जैसे कहने के लिए बहुत कुछ है, हम शायद अभी और भी बाद में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि नीलेश भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो हम ये संकल्प में साथ में हम सब लोग मिलके इनके लिए एक ऐसी योजना बनाए निःशक्त बच्चों के लिए कि आगे आके अपने पैरों पर खड़े हो सकें और बहुत सारे बच्चे IAS बने और IPS बने और हर सेक्टर में लोग बने। थैंक यू, धन्यवाद। एवं नियोजन, जैसा कि अभी आपको जो बताया गया कि मैं मानसिक निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षा और नियोजन पे फोकस करूँ। इस फील्ड में मैं काफी समय से काम कर रही हूँ। हम लोगों ने जहाँ तक देखा है कि डिसेबिलिटी में जो 4 डिसेबिलिटी मेन फोकस होती है, HI, VI, ऑर्थोपेडिकल और मेंटल रिटार्डेशन। तो देखा है कि जो हमारा यहाँ रिजर्वेशन है, आरक्षण है, शिक्षा के बाद जब हम इनको एक कहीं प्लेसमेंट के लिए बात करते हैं, तो जो उसमें 6% दिया गया है फिजिकली डिसेबल्ड को, VI वालों को और HI वालों को। मेंटल रिटार्डेशन वालों के लिए तो कोई आरक्षण अभी किया ही नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में बाकी जगह पूरे देश में 3% है, तो मध्य प्रदेश में 6% है। पर 6% किसके लिए? दूसरी 3 डिसेबिलिटी के लिए। जब हम मेंटल रिटार्डेशन की बात आती है तो उनके लिए 0% है, कुछ भी नहीं है। और हम इनकी शिक्षा की बात करें
तो शिक्षा में बात करें तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से ट्रेंड चला रहा है स्पेशल स्कूल का। पर अभी जब हम बात करते हैं नए एक्ट की बात करते हैं जो ह्यूमन कन्वेंशन आया है, उसमें ये भी किया गया है कि समावेशित शिक्षा मतलब सबको एक ही स्कूल में पढ़ना है, सबके साथ पढ़ना है। तो स्पेशल स्कूल को धीरे धीरे कम करिए। जो बच्चे ज्यादातर स्पेशल नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं उनको स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल की तरफ ले जाए, क्योंकि जब स्पेशल स्कूल में एक बच्चा आ जाता है तो उसके पास एक सील लग जाती है, एक टप्पा लग जाता है कि ये बच्चा स्पेशल है और इसमें ये डिसेबिलिटी है। घर के लोग भी उसको वो स्पेशल की तरह ट्रीट करने लगते हैं, उसको सब सुविधाएं नहीं देते, अरे ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से उसको धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आटे में हम कोई और चीज मिलाएं, उसी की तरह मान लीजिए बेसन मिलाएं या कोई और चीज मिलाएं तो मिक्स हो जाती है। पर यहाँ हम डिसेबल को कैसे मिलाते हैं? आटे में गेहूं की तरह, कि उसको निकाल के अलग किया जा सकता है। आटे से गेहूं बीन के हम अलग कर देते हैं तो आटा अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है। और अभी हम लोग ज्यादातर अवेयरनेस की कमी के कारण हम उसी चीज को अलग कर देता है। और यहाँ जो हमारा जो नया यूएन कन्वेंशन आया वो कह रहा है कि सबको एक मिलाइए, समावेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन जो स्टार्ट हुई है वो इसी पर्पस को लेके हुई है कि हम सबको एक साथ करें, सबको एकत्रित करें और सबके बीच में उनको आगे बढ़ने का मौका दें, अवसर दें। और जब मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि हमारे ऐसे बहुत से मानसिक निःशक्त व्यक्ति, उनमें ऐसी क्षमताएं हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास कोई डिग्री है, कोई स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं या कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है, तो भी वो ऐसे काम कर पा रहे हैं जो जिनके पास डिग्री है वो लोग नहीं कर पा रहे। कई बार देखिए ना, कई बार जरूरी होता है थ्योरेटिकल, कई बार जरूरी होता है प्रैक्टिकल, उन दो चीजों में बात करेंगे। और हमारे मानसिक निःशक्त बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। उनको हम थ्योरेटिकल नॉलेज पे सिर्फ उतना ही जितना जरूरी है, बाकी हम सारा काम करते हैं उनके प्रैक्टिकल नॉलेज पे। तो प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है मेरे पास एमए की डिग्री है और जो मैंने एमए में पढ़ा वो मुझे थ्योरी में जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मुझे काम आ रहा है। होता है जो हम लोग ऐसे सब्जेक्ट स्कूलिंग में जो पढ़ते हैं वो क्या हम संस्कृत पढ़ते हैं, हमें काम आती है बाद में। हमारे किसी व्यवसायिक प्रोफेशनल उसमें हमको संस्कृत काम आ रही है, कहीं काम नहीं आ रही। या हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का काम सिर्फ इतना है कि हम किसी एरिया को पहचानना, किसी जगह को पहचानना, या हमारा प्रोफेशन उस तरह का है तो वहाँ काम आएगा। नहीं तो शायद ज्योग्राफी भी पढ़ेगी हमको काम नहीं आती। तो हम जब मेंटली टायर्ड बच्चों के लिए बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनकी शिक्षा उस तरीके से की जाए जिस तरीके से हम उनको सिर्फ उनकी क्षमताओं को देखते हुए उनकी शिक्षा का हम ऐसी प्लानिंग करें कि आगे जाके वो आत्मनिर्भर हो सके। और ऐसी प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग उनको असिस्ट करें। जो भी अभी तक जो आरक्षण हो कुछ भी हासिल किया है तो उन लोगों ने खुद लड़के किया है, लोगों ने दिया मैं रीवा से हूँ सर, मैं रीवा जिला से हूँ। हर ब्लॉकों में जाकर के आपके शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग किया और इस पर सभी ने भाग लिया। मेरे हर घर पे जब तक मैं इतने ही बच्चों को मैं खुद देख रहा हूँ जहाँ उन्होंने छोड़ के चले गए। मैं अभी पिछले महीने मैं घर गया था, कल इस महीने ही ये काम में मैं गया, हमने एक मेंटली रिटायर्ड होम गए थे ये काम से। वहाँ मुझे 50 से 60 लोग 65 लोग थे, उसमें 20 से 30 लोग जो दूसरी जिलों से छोड़ के गए थे, उनको जब इस मिशन में पहुंचाया, उनको जब घर देखने के लिए बहुत सारा बच्ची ये लेडीज का ये था, उन्होंने घर लेके गए तो उनका बाइक तक उनको पहचानने और बात करने से मना कर कोई दिखे नहीं, यहाँ दो तरह की चीजें हैं। ठीक है, इसलिए ये कोई सचिव ये शासकीय अधिकारी कर पाएगा क्या, वो संभव नहीं है। जब तक वही तो हमको बोलना है ना, उनको मार्गदर्शन करना है, मतलब क्या है? नहीं देखिए ना, वही बात आती है हमारी सोच की। यदि मैंने परिवार में समावेशन स्टार्ट किया कि मैंने अपने डिसेबल बच्चे को स्वीकार किया तो मैं कहीं उसको जाके छोड़ देंगे अच्छा है, ये नॉर्मल स्कूल में जाएगा, कौन नहीं कराता इसको नॉर्मल स्कूल में, मैं भिजवाती हूँ उसको नॉर्मल स्कूल में, पर वो आने को तैयार नहीं मैडम ये ऐसा नहीं करती है, ये ऐसा नहीं करती है। अरे बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी चीजें जो नहीं कर पाते, हम उसको सिखाएंगे तो वो करेगा, पर हम उस पर ठप्पा क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि सुविधाएं भी मिलने लगी है। तो दो तरह से हमारी सोच में भी वो चीज आनी चाहिए, लोगों की सोच बदलना। हाँ, तो सबसे पहले बदलना है हमारी सोच को, हम पॉजिटिविटी
तो बाकी लोग बदलेंगे, तब तक नहीं कुछ हो सकता है। पहले अपनी सोच हम बदल देते हैं तो हमारा परिवार का बदलेगा, और आपको देख हमें देख के दूसरा लोग और परिवार यदि कहता है कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कैसे कह सकते हैं कि उसके बच्चे में प्रॉब्लम है? ठीक है। मैडम वही बात करें भी कर रहे हैं कि वहाँ चल के अगर अपना ये प्रबंधन चालू करें सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है मैडम। अच्छा, इस बार मैंने कंसल्टेशन करते हैं आप लोगों के नाते शायद कोई अच्छा हो, एक राइट है जो भी आपका बात नहीं हो, आप स्क्वायर में सर आप बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए, है ना। सर्कल बनाने के बाद हमें अपने कंसल्टेशन करना है ना। अब स्टार्ट करें इसको ऐसे देखते हुए, बिल्कुल देखते जाएं, सभी लोग करेंगे, सभी लोग देखते जाएं, बिल्कुल इसी में से देखना, और आजू बाजू नहीं, बस इसी में से हमें सर्कल में से देखना है, देखते जाओ। अभी देखो आपके पास 1 मिनट में क्या होता है, देखिए लगातार करते जाएं, बिल्कुल करते जा रहे हैं आप। अब सडनली हम बोलेंगे स्टॉप करके जो मैं बताऊंगा वो करना है। अभी देखते जाएं, बिल्कुल देखते जाएं, बिल्कुल देखो कंसंट्रेशन बन रहा है, देखते जाओ। आप हाथ स्टॉप करके अपने चिप पर रख लें, जल्दी से, राइट। ये देखिए कम से कम 95% अपने चिप पर रखा है। ये चिप है, ये चिप है क्या? आप बताइए मोमेंटली इवेंट क्या है ना, तो बजाय बोल देते हैं हम सुनने के सुन रहे हैं, हम सिर्फ सुनते सुनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना ब्रेन यूज करते हैं। अभी बीच में एक और प्रयोग करके हम अपनी बात रखना स्टार्ट करेंगे। हमने जो है इंदौर शहर से प्राप्त किया था, आपने पता कि है ना, डिस्टर्बेंस में कम होता है, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। साथ में इनकी लगन, काम करने की लगन, इसी तरह से हमने मेंशन किया हमारे फिजिकल इवेंट इनकी विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता ये होती है कि इनकी सिटिंग हैबिट बहुत अच्छी होती है। एक बार बैठ गए तो घंटों बैठ गए, एक बार बैठ गए तो बैठ गए, ये इनकी क्वालिटी मतलब रेगुलर सिटिंग। और इस तरह से ऐसी ब्लाइंड का भी है, इनकी देखना, इनका उच्चारण, इनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है ब्लाइंड की। और हेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि ये पता नहीं होता कि हमारे बोलने पर सामने वाले के चेहरे के इंप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, इसलिए वो बोले चले जाते और ब्रिलियंट होते जब याद बोल रहे हैं। इस तरह से हमने दो लाइन में इनकी जो क्वालिटी है उसका हमने लेटर में बखाया किया। इंटरनेट से हमारे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एट इंदौर ईथरपुर राउरकेला निकाल के लिस्ट निकाली, 56 पेजेस की लिस्ट निकली, उसमें 3800 इंडस्ट्री लिस्ट, वो हमारे पास लिस्ट आ गई, एड्रेस आ गया, ईमेल आ गया, फोन नंबर, राइट। उसके बाद हमारे पास जो कॉल सेंटर्स थे उनकी लिस्ट निकाली, सब कुछ मिल जाएगा लेटर। और हमने वो लेटर जो थे उस लेटर पे एक जर्नलाइज नहीं किया, नाम भी लिखा, ठीक है, क्यों? इसके पीछे आप समझ जाओगे लॉजिक ये था कि इससे एक प्रकार हो कि हम पर्टिकुलर आपको संबोधित करना चाहते हैं, आपके तरफ ये जर्नलाइज नहीं किया। और मेरी आवाज सुनकर आपको लगा होगा कि शायद माइक खराब है। आवाज मेरी अफेक्टेड है क्योंकि मेरा जन्म हुआ था एक ऐसे डिसऑर्डर के साथ जो उम्र के साथ बढ़ता है। जब हम छोटे थे तो चलते थे, उसके बाद कैलिपर स्टार्ट हुए, उसके बाद सपोर्ट के साथ चलना शुरू हुआ, हाथों में कमजोरी आई, अब आवाज अगला देखेंगे जब होगा। संक्षेप में अपने बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। संक्षेप में बताऊंगी। मेरा नाम पूजा सुब्रमण्यम है। मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है, मोलस्टर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, जो कि पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। हमारे इंजीनियर्स इंस्पेक्शन एक्टिविटीज करते हैं। इसके अलावा एक और संस्थान है हमारी एफिकेसी इंस्टीट्यूट। ये इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवाती है। 2000 में जब मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, 13 साल पहले कंपनीज उस तरह से अपने CSR को क्रेडिट नहीं देती थी जितना आज की तारीख में। आज कंपनीज CSR के कारण हमें बुलाती है कि आप इससे पहले तो आइए। 13 साल पहले हमें कहा जाता था कि आप काम कैसे करेंगे, आपको एक ऐसा
बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। आप कैसे आईटी जब आईटी प्लेसमेंट अटेंड किया, उस प्लेसमेंट के बाद निराशा नेचुरली हुई, क्योंकि एमबीए करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो आप मैनेजर की कुर्सी पर बैठेंगे और किसी बहुत अच्छी कंपनी में काम करेंगे। उस निराशा से निकलने के बाद ये डिसीजन लिया, हम जॉब करेंगे नहीं, जॉब देंगे, जॉब क्रिएट करेंगे। अब क्या करें, चैलेंजेस बहुत है। चैलेंजेस क्या क्या थे मैं बाद में उस पर आऊंगी। आज के डेट में हम क्या करते हैं पहले वो देख लें। 2002 में मैंने शुरुआत की। देखिए एमबीए मैंने फाइनेंस में किया था, कैरियर की शुरुआत की इंग्लिश टीचर। ये दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। हमने प्रॉब्लम को नहीं देखा, हमने सॉल्यूशन को देखा कि हम फाइनेंस के फील्ड में नहीं काम मिल रहा, एमबीए की डिग्री काम नहीं आ रही, इंग्लिश करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो ऐसे इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई। नेक्स्ट 2002 में हमने शुरुआत की। इंस्टीट्यूट मेनली हमने क्रिएट की महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने शुरू से देखा था महिला मैनेजर्स को ट्रेन किया है, तो वो मौका हमें एमपीडीसी के थ्रू मिला। 2007 में हमने मॉन्स्टर की शुरुआत की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मॉन्स्टर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर स्टार्ट किया, वो एक इंजीनियर है। जब हम बहुत अच्छे से स्थापित हो गए एफिकेसी के रूप में, तो हमने मॉन्स्टर की शुरुआत की जहाँ पर इंस्पेक्शन एक्टिविटीज कैरी की जाती है। फिर से एक ऐसा सीमेंस सब हमारे क्लाइंट्स हैं, और जब हम क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं तो फिर से एक मुद्दा सामने आता है कि आप कैसे हैंडल करेंगे। वहाँ फिर हमें खुद को प्रूव करना पड़ता है जो हम करते हैं। ये तो आज की बात है कि हम आज क्या करते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचे कैसे। हमारे सामने बैरियर्स बहुत मौजूद है। पहला बैरियर जो आया था वो था एक्सेसिबिलिटी, पहुँच नहीं है। जो एनजीओ यहाँ बैठे हैं, आज हम रोजगार की बात करते हैं, सबसे बड़ी रोजगार की तकलीफ क्या है, हम पहुंचे कैसे। इंटरव्यू आपने ऑर्गेनाइज करवा दी, कंपनीज ने हमें ले लिया, अब उस कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, क्या हम रोज अपनी सीट तक पहुंच पाएंगे बिना तकलीफ के, क्या हम अपना काम कर पाएंगे बिना रुकावट के। इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की डेट में हम जिस भी कंपनी के साथ काम करते हैं, हम पहले कोशिश करते हैं वहाँ रैंप स्कोप नहीं होता है तो अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस मामले में कदम उठाएं। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कीजिए। अगर विकलांग पहुंच नहीं पाएगा, उसका आधा हौसला वहीं पर टूट जाएगा, उन्हें पहुंच दीजिए। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, हम बहुत सी फैसिलिटीज देते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों को, बच्चों को। पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए जहां उन्हें ये बताया जाए कि आप बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग करिए, उन्हें तैयार कीजिए अकेले समाज में बाहर निकलकर अपनी जगह बनाने का। आज सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं बधाई देना चाहूंगी सामाजिक न्याय को भी। मुझे जब सपोर्ट की जरूरत नहीं मिली, लेकिन ये सपोर्ट 24 घंटे हमारे साथ नहीं है, 24 घंटे हम खुद अपने साथ हैं। अगर ये शक्ति हमारे अंदर दे दी जाए कि अगर प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन निकालने का एटीट्यूड डेवलप करें, तो हमें एक पर्सनल ग्रूमिंग, पेरेंट्स की ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं चाहूंगी हम इस मुद्दे पर सोचें। ये एम्प्लॉयमेंट का एक पार्ट है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, जैसा मेरे साथ हुआ जब मुझे रिजेक्ट किया गया, उस वक्त अगर हम ये सोचते नहीं अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम घर बैठेंगे, उस वक्त पेरेंट्स का सपोर्ट था, हौसले दिए गए, सोच बदली गई, प्रॉब्लम नहीं पॉसिबिलिटीज की तरफ देखिए, पी को पी से स्वैप कीजिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इफ यू आर डिफरेंटली एबल्ड, आपकी क्वालिटीज एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होनी चाहिए। आप कंसेशन एक्सपेक्ट मत कीजिए। तैयारी कंसेशन नहीं करेंगे, जॉब कंसेशन का मिलेगा। तैयारी 200% की कीजिए, अपने आप को सिद्ध कीजिए। आपके हाथों में तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, मस्तिष्क में भगवान की तरह से कोई तकलीफ नहीं है, तो आप कंसेशन कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पढ़ाई में परसेंटेज आपको कम आते हैं, यह आपकी प्रॉब्लम है।
ये आपकी विकलांगता की प्रॉब्लम नहीं है। आप मेहनत दोगुनी कीजिए, नंबर्स लाइए, मार्क्स लाइए, प्रूव कीजिए, क्वालिटी इज द आंसर। और अगर आप क्वालिटी देंगे आपको जॉब 100% मिलेगी। हम तैयार हैं। आज हमारी खुद की संस्था में आज की तारीख में 3 वैकेंसी है। मैं पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई सक्षम, फिजिकली सक्षम नहीं, कार्य में सक्षम व्यक्ति मिले। हमारी इंस्टीट्यूट ओपन है, आप आइए, आप प्रूव कीजिए। शारीरिक तौर पर आप में कोई भी कमी हो, काम की कमी नहीं होनी चाहिए, काम की कमजोरी नहीं है, जॉब मिलेंगे। अगर आप इस तरह से असक्षम है, जैसे मेरी जो डिसेबिलिटी है ये प्रोग्रेसिव है, आज मैं आपके साथ माइक पकड़ के बात कर रही हूँ, हो सकता है अगले साल ना कर पाए, इसके प्लानिंग हम कर चुके हैं। जब हम नहीं बात कर पाएंगे तो क्या नेक्स्ट व्हाट, एटीट्यूड डेवलप कीजिए। फर्स्ट एबिलिटी, मार्क्स, नॉलेज, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नॉलेज के बाद सेकंड स्टेप एटीट्यूड। आपको अगर पता है आप किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिससे अगर आप देख नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, आपके हाथों में कमजोरी है, तो कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो स्ट्रॉन्ग है, उस पर काम करेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमें अपने स्किल सेट्स की स्टडी खुद करनी पड़ेगी कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट क्या है। उस स्किल पर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेस्ट बनिए अपने फील्ड में। अगर मुझे लगता है कि आज मेरी लैंग्वेज अच्छी है, मैं दूसरों को ट्रेन कर रही हूँ और टू बी अ गुड स्पीकर। जिस दिन आवाज चली जाएगी हम रिटन स्किल्स में एक्सेल करेंगे, हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिससे फिजिकली प्रेजेंट हुए बिना हम अपने मैसेजेस दे पाए, ट्रेनिंग्स दे पाए। स्किल सेट्स जब आपको अपने पता होंगे कि ये मेरी क्वालिटी है, अब उस क्वालिटी पर काम करके अपना जॉब जनरेट करेंगे। जब आपको अपना जॉब जनरेट हो गया तो प्रॉब्लम ये आती है, आपके जॉब की जरूरत है या नहीं। आपको पता है मेरा स्किल, मैंने बीकॉम कर लिया, मुझे अकाउंटेंट की नौकरी चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं अकाउंटेंट की नौकरी। ढूंढने में वक्त जाता है, ढूंढने में कहीं ना कहीं हताशा होती है जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती, एक मैं धारणा बन जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव एटीट्यूड बचपन से बन जाए तो हम उसी तरफ देखेंगे, हमारा दृष्टिकोण वही बनेगा। सुना है, बहुत कॉमन सा एक फ्रेज है, नजरिया बदलिए नजारा बदल जाएगा। तो जब मैंने चलने में रुकावट देखी तो एक वॉकर खरीदा, जब वॉकर से रुकावट हो गई तो एक व्हीलचेयर ले लिया। मैं थोड़ा सा पर्सनल मोमेंट्स अपने शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, अगर हमारे पास जॉब के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो डिफरेंटली एबल्स के साथ होती है वो होती है नॉर्मल जिंदगी जीना। हम एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते क्योंकि हमें इंक्लूजन नहीं मिला। इंक्लूजन क्या होता है? समाज का एक्सेप्टेंस। समाज का एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिला? क्योंकि परिवार का ही नहीं मिला। परिवार वाले पार्टीज में जाते हैं, बच्चों को घर पर छोड़ के जाते हैं कि नहीं वहां पर सीढ़ियां होंगी, नहीं तुम नहीं देख पाओगे, क्या करोगे जाकर? तो इंक्लूजन। आज मैं यहाँ बैठकर आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, फैमिली। मेरे परिवार ने मुझे कभी घर पर नहीं छोड़ा। मैं बोलती थी नहीं मुझे नहीं चलना, थकान होती है चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, तो मैं घर पर रुकूंगी। कभी मुझे अलाउ नहीं किया गया कि मैं घर पर रुकूं। उन्होंने कहा जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, हम आपको कैसे भी लेके जाएंगे। तो फर्स्ट फैमिली। फैमिली एक्सेप्ट करें, इंक्लूड करें, उसके बाद समाज आता है। पहले परिवार। परिवार जो आपको आपका रूप दिखाता है, उसी रूप के साथ आप बड़े होते हैं, उसी रूप को आप देखते हैं और आपका वही रूप आगे समाज देखता है। परिवार पर काम कीजिए। जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं उन्हें ट्रेनिंग दीजिए कैसे अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंड, स्कूल्स में बच्चों को ट्रेन करिए, कॉलेजेस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करवाइए, उनके हौसलों पर काम कीजिए। हौसले होंगे फैक्टर पर काम कीजिए। तीसरा, एक्सेसिबिलिटी दीजिए। जहां आप कंपनी
को बुलाते हैं इंटरव्यूज के लिए, क्या आप उनसे पूछते हैं कि आप किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्या इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है? कितने बच्चे हैं जो आज एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे में अगर कोई भी शारीरिक असक्षमता है हम उन्हें स्पेशल स्कूल में भेजते हैं, वो कट गया, वो समाज से कट गया, वो नॉर्मल बच्चों से कट गया। आगे जाकर आप जब चाहेंगे कि वो नॉर्मल ऑफिस में काम, आप उन्हें जॉब दीजिए, आपका we will be thankful to you. We will be thankful to you for what? For accepting our less able people. हम उन्हें क्या कमजोर एम्प्लॉइज ऑफर कर रहे हैं? ये सोच लेकर जब हम जाएंगे तो उस एम्प्लॉय को क्या ट्रीटमेंट मिलेगा? क्या वो एक इक्वल नॉर्मल लेवल पर काम कर पाएगा? नहीं। हम जब कंपनीज के पास जाते हैं सर उठाकर जाएंगे, हम उन्हें एम्प्लॉयज दे रहे हैं, हम उन्हें हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं। ये गिव एंड टेक की रिलेशनशिप है, ये एक अपर हैंड और दूसरा लोअर हैंड की रिलेशनशिप नहीं है। आज हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो हमारे मजबूत हाथ हैं, हम उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। सो प्लीज चेंज द एटीट्यूड। एम्प्लॉयर नेचुरली हमें एम्प्लॉयमेंट देता है, वी आर थैंकफुल, बट the employer should be thankful कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये एटीट्यूड आपके कैंडिडेट्स में होना चाहिए, और कैंडिडेट्स में तब होगा जब वो स्ट्रांग होंगे नॉलेज वाइज। ये किसी सब लोग देखते होंगे, ज्ञान ही आपको आपका सच्चा हक दिलाता है, ये सच है। इस पर काम करें। जहाँ पर आप जॉब के लिए जाते हैं ये देखिए रैंक्स है कि नहीं, अगर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सुविधाएं है कि नहीं। सिर्फ एक जॉब दिलाना काफी नहीं है, आगे उन्हें एक एनवायरनमेंट देना और भी जरूरी है। मैंने एम्प्लॉयमेंट देने की ठानी क्योंकि मेरी सोच मेरे परिवार से मिली। मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ी, बैठ के सीढ़ियाँ चढ़ती थी क्योंकि क्लासेस ऊपर होती थी, बारिश में कपड़ों में कीचड़ लगता था, फिर भी हम जाते थे। मेरे फादर एक टाइम पर मुझे गोद में लेके जाते थे, फिर भी हम गए। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं तुम्हारा स्कूल बदल दूं, उन्होंने ये सोचा नहीं तुम नॉर्मल लोगों के साथ ही पढ़ोगी क्योंकि तुम्हें कमजोर जगह पर कॉम्पीट नहीं करना, तुम्हें मुश्किल जगह पर कॉम्पीट करना। उन्हें फैसिलिटीज कमजोर बनाने के लिए मत दीजिए, उन्हें कॉम्पीट करने दीजिए। नॉर्मल लोगों के साथ करें कॉम्पीट और उनसे बेहतर प्रूव करें। नॉर्मल लोग 8 घंटे काम करते हैं, हम 12 घंटे करेंगे। अगर वो 90% लाते हैं हम 98 लाएंगे, हम करेंगे। चैलेंजेस दीजिए। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए कुछ डिफरेंटली एबल्स के रेज्यूम्स आएंगे। जब मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल का कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए था, जिस लेवल का स्टडीज चाहिए था, वो नहीं मिला। हम जॉब देंगे, आज की डेट में मैं तैयार हूँ, मुझे रेज्यूम्स भेजिए। हम जॉब इसलिए नहीं देंगे कि आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, आप एक्सेल करके बताइए, मुझे प्रूव करके बताइए कि अगर मैं किसी और अकाउंटेंट को लेती हूँ आप उससे बेहतर काम मुझे देंगे। आपका कमिटमेंट मुझे 200% चाहिए। आप क्वालिटी दीजिए, आपको काम मिलेगा। ये नहीं पॉसिबल है कि कोई नो बोले। आज हमारे पास कंपनीज की लिस्ट है, बहुत सारी कंपनीज हमारे साथ काम करती है, हम एमएनसीज के साथ जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं आप यहाँ कितने डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो कहते हैं आप क्वालिटी नहीं देते। तो क्वालिटी दीजिए, जॉब है। अगर आपकी डिसेबिलिटी आपको जॉब नहीं करने देती है, आप कीजिए। मैंने अपने 2002 में जब पहला क्लास स्टार्ट की थी, मैं खुद पढ़ाती थी, 5 बच्चे थे। लोग कहते थे ट्यूशन लेते हैं, ठीक है, शुरुआत हमने ट्यूशन से की। आज हम एक इंस्टीट्यूट है, शुरुआत छोटे से होती है, विजनरी बनिए, अपने लोगों को एक विजन दीजिए। आप असहाय नहीं हैं, कंपटीशन से मत डरिए। अब सब एनजीओस को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपने कंपटीशन कम मत कीजिए, कंपटीशन बढ़ाइए। सहूलियत वहां पहुंचने तक दीजिए, सहूलियत क्वालिटी में मत दीजिए। जॉब डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि कमी कदमों में हो, चलेगा, काबिलियत में नहीं होनी चाहिए।
हौसलों में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो कि सामान्य समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ावा दें। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं नीलेश मित्तल वर्तमान में स्टेट बैंक में उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ और मेरा काफी बाद में मुझे विजन की प्रॉब्लम हुई, इसलिए मुझे एक्सेप्ट करना और उसको एडजस्ट करने में काफी परेशानी हुई। लेकिन मैंने 4A वाला जो फार्मूला है, फर्स्ट एक्सेप्ट, देन एडजस्ट, देन अप्लाई एंड अचीव, उस फार्मूले पे काम किया, उसको स्वीकार किया, मेरे परिवार ने मुझे स्वीकार किया। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे वो काम करना है जो एक सामान्य आदमी करता है। इसलिए सबसे पहले मैंने जो MPPSC की एग्जाम थी, जिसके बारे में सभी लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिस केस के बारे में, तो मैंने लगातार 3 बार एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया, बट बिकॉज विजुअल इम्पेयरमेंट होने के कारण मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया कि हमारे पास आपके लिए कोई सीट नहीं है। और बाकी कहानी तो आपको पहले बता चुकी थी, उसके लिए हाईकोर्ट में केस लगा, वो काफी लंबा चला। उसके बाद में मैंने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, फिर मैंने अपना एक STDPSO चलाया कि कुछ तो मुझे करना ही था। जब STDPSO में देने पड़ता था और मुझे हमेशा लगा कि मुझे वो काम करना जहां तक आज विजुअल इम्पेयर्ड कोई गाय नहीं है। तो मैंने देखा कि बैंक ऐसा है कि जिसमें बैंक ऑफिसर के एक विज्ञापन मैंने देखा जिसमें लिखा था कि मैं विजुअल इम्पेयर्ड को अप्लाई नहीं करना चाहिए। तब मैंने काफी सारी जगह पे उस विषय में लिखा, फिर एक व्यक्ति ने उसमें केस भी किया हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में। उसके बाद ये अलाउ किया गया और सबसे पहले कैनरा बैंक ने विजुअल इम्पेयर्ड को अपने यहाँ एग्जाम देने के लिए अलाउ किया। तो मैं भारत में बैंकिंग क्षेत्र में PO के रूप में सिलेक्ट होने वाला पहला बैंक पर्सन था। उसके बाद स्टेट बैंक का एग्जाम हुआ, वहां सबसे पहले एक चीज थी, एक बार स्टेट बैंक का विज्ञापन मैंने पढ़ा तो उसने कहा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, एग्जाम ही नहीं दे सकते हैं। जब वो केस हुआ उसका स्टेट बैंक को भी मजबूर होना पड़ा और उन्होंने भी दिया, तो स्टेट बैंक में भी सिलेक्ट होना मेरा पहला बैंक पर्सन था। और मेरा ये मानना है कि हमें जो है अनुभूति और सहानुभूति, जितने NGOs यहाँ बैठे हैं या जो भी समाज न्याय विभाग है, इसके बीच में जो बहुत महीन सी रेखा है, इसको समझना होगा। और जो भी विकलांग है उससे अनुभूति की आवश्यकता है, न कि सहानुभूति की। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, विकलांग के लिए नहीं है फिर भी, कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसको अपने बालों से बड़ा प्यार था। उसकी माँ बड़ा कहती थी कि तुम अपने बाल कटवा लो। माँ बोले मुझे बड़ी दिक्कत होती है, माँ कहती है सुबह स्कूल जाती हूँ देर हो जाती है, और वो मना कर देती थी। एक दिन वो आई खुद बच्ची शाम को, उसने कहा माँ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सारे बाल कटवा दो, मैं पूरी गंजी होना चाहती हूँ। घर में सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। अचानक वो जिद पे आ गई, छोटी बच्ची थी, मान लिया गया। अगले दिन उसके पिताजी उसको छोड़ने स्कूल गए, तो उसने देखा कि 3-4 बच्चे और वहां पे थे, वो भी गंजे थे। वो जिज्ञासा तो वहीं खड़े रहे, उन्होंने सोचा कि क्या कारण हो सकता है। तभी एक कार रुकी और उसमें से लड़का निकला, वो पूरी तरह से गंजा था। वो सारे बच्चों ने उसका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया और सब लोग हंसते हंसते अंदर चले गए। उसी कार में से पहला उतरी और उसने जो लड़की का पिता था उससे पूछा कि ये बेटी आपकी है क्या? बोले हाँ। बोले आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जिसको ऐसी बेटी मिली है। मेरा जो ये बेटा गया है अभी, ये कैंसर से पीड़ित है और कीमोथेरेपी की वजह से इसके सारे बाल चले गए। वो पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं आ रहा था क्योंकि इसको शर्म थी कि इसको स्कूल में सब चिढ़ाएंगे। लेकिन आपकी बेटी अपने दोस्तों के साथ मेरे घर आई थी 2-3 दिन पहले, और इसने ये आश्वासन नहीं दिया, विश्वास दिलाया कि तुम स्कूल आओ, तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा, और जब तक तुम्हारे सिर पे बाल नहीं आ जाते हम लोग भी सिर पे बाल नहीं रखेंगे। व्यक्तियों ने प्राप्त किया है, ये हमारे द्वारा दिया हुआ नहीं है, उनकी द्वारा लड़के दिया हुआ है। तो इसलिए हम जो हमारा सोच को थोड़ा बदले, और जब इन बच्चों के साथ काम करेंगे, आप जो बच्चों के साथ काम करते हैं उनको ऐसे जो एग्जाम्पल्स को दिखा के, उनको मनोबल बढ़ा के, उनको भी कॉन्फिडेंस दिलवा के खड़े करवाना, ये काम हमें करना चाहिए। और इस सेमिनार का और इस कार्यशाला का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि हमें खुद को सेंसिटाइज करना, और जब हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है, जो हमारे अधीनस्थ बच्चे खड़े हो सकते हैं, तो उस बच्चे को कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंस तो पहले हमें होना चाहिए कि हम इतने बच्चों को खड़े करवाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जब
से खड़े होने लगेंगे तो जिन परिवार जो लोगों को अलग करके रखता है वो भी उनको खड़े करवाने के लिए ये मौका देंगे, वो भी काम करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस विषय पे सोचें और जो सेंसिटाइज हुए हैं उसके आधार पे सोच के जब आप अपनी फील्ड पे काम करेंगे तो करें। और इसके अलावा आज यहाँ जो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि मैं तो जब हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें जो उसके पहले केस लगा दिल्ली में एडवोकेट है, उन्होंने हमें जावेद जी ने हमें लेक्चर दिए, सेंसिटाइज किए। ऐसे बहुत देखे, ये सब उनको त्याग नहीं किया है, उनको कुछ दिया नहीं है, उन्होंने लड़के ये सब दिया है। वास्तव में ये होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं हम हमारी मंजिल पे रखते हैं और करते नहीं, वो घर में भी इसको लाए ताकि जो हम जिसकी बात कर रहे हैं जो उसको हम अचीव कर पाए। और मैं पहले आप सबको जो आप लोगों ने हमारे बदला है और देखने का जो सोच को बदला, उसके लिए आप यहाँ आए हैं, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यशाला का शोभा बढ़ाया और साथ में जो हमारी जो फील्ड लेवल जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका जो सोच को बदलने का कोशिश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।